हेलो माय डियर सीए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। हम लोग सीए में इंटरमीडिएट का जो आप लोगों का पेपर नंबर 7 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसका जो डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है उसका एमसीक्यू रिवीजन हम लोग कर रहे थे। और अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के 4 चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी, इन 4 चैप्टर का हम लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग एक नया चैप्टर का डायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू रिवीजन करने वाले। ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से भी एमसीक्यू आ जाता है कभी कभी। आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 7 एमसीक्यू जाते हैं एंड जीएसटी का जो है, जीएसटी का आपका 8 एमसीक्यू जाते हैं। तो 7 आपकी जो चैप्टर है, चैप्टर बहुत ज्यादा है, 13-14 चैप्टर्स है, तो किसी से भी एमसीक्यू आपका आ सकता है डायरेक्ट टैक्स में। तो हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप, आपकी जितने भी चैप्टर्स है सिक्वेंशनली हम लोग एमसीक्यू रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन का एमसीक्यू रिवीजन। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो कैपिटल गेन का है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछ रहा है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम, इनमें से कौन सी सेल के ऊपर कैपिटल गेन अराइज होगा? ओके, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोल रहा है सेल ऑफ द पर्सनल कार। ऑप्शन सी बोल रहा है सेल ऑफ द शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी बोल रहा है सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो इनमें से देखो, कुछ एसेट्स जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते ही नहीं है। कुछ एसेट्स जो है यहाँ पे कैपिटल गेन की डेफिनेशन में आते ही नहीं है, तो इसीलिए इनके सेल के ऊपर आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो सबसे पहला जो एसेट आपको पता है स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल गेन की कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। सो कैपिटल एसेट में स्टॉक इन ट्रेड को एक्सक्लूड किया गया है। सो सेल ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड ये आएगा आपका सर पीजीबीपी में, ये आपका आएगा पीजीबीपी में। उसके बाद आता है सेल ऑफ द पर्सनल कार, ये भी मूवेबल पर्सनल एसेट है, ये भी कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। इसके बाद आपका है सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये जो है ये कैपिटल एसेट में आता है। और लास्ट वाला जो है वो है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी आपका क्या है, कैपिटल एसेट में नहीं आता है। तो जो ऑप्शन राइट आंसर है जिसको सेल करके आपका कैपिटल गेन होगा वो है सेल ऑफ द शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अगर आपने शेयर्स को इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए रखा है तो उसके सेल के ऊपर आपको कैपिटल गेन देना है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो सॉरी, which of the following is a capital asset under the Income Tax Act 1961? इनमें से कौन सा एसेट इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के डेफिनेशन के हिसाब से कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है और कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आता है? नंबर ए स्टॉक इन ट्रेड, आपको पता है कि ये तो नहीं होगा कभी भी, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। दूसरा है पर्सनल इफेक्ट, ये भी नहीं आता है। तीसरा जो है वो है ज्वेलरी, ये आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है। और लास्ट वाला जो है वो है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। सो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आपका ज्वेलरी आता है। ज्वेलरी एक पर्सनल एसेट ही है जो कि लोग पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, ये मूवेबल भी है, लेकिन ज्वेलरी को स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट की कैटेगरी में डाला गया है। सो आपकी जो पर्सनल एसेट है, पर्सनल एसेट की डेफिनेशन में ज्वेलरी नहीं आता है, इसीलिए ज्वेलरी जो है वो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर डिटरमाइनिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फॉर लिस्टेड शेयर्स इज डैश मंथ। अगर आपको लिस्टेड शेयर्स के लिए कैपिटल गेन निकालना है तो क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ये कौन सी पीरियड के ऊपर डिफाइन करता है, कौन सी पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। कितना पीरियड आप एक शेयर्स को होल्ड करके रखोगे उसके बाद वो लॉन्ग टर्म होगा या फिर उससे नीचे रखोगे तो वो शॉर्ट टर्म होगा। सो ऑप्शंस आर 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ। देखो आपकी जो लिस्टेड शेयर्स है जो कि एनएसई बीएसई में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनके लिए एक सेपरेट प्रोविजन है। नॉर्मली कैपिटल एसेट के लिए क्या प्रोविजन है, 36 मंथ का। अगर आप 36 मंथ से किसी भी कैपिटल एसेट को रखते हो ज्यादा तो वो लॉन्ग टर्म होगा, और 36 मंथ से अगर नीचे रखते हो, कम पीरियड के लिए रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन आपकी जो स्टॉक है लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के लिए ये जो महीना है ये 12 मंथ का है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड
एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड विद इन हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी इज ट्रीटेड एज अर्बन लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड अगर किसी म्युनिसिपैलिटी के अंडर है, ओके, एग्रीकल्चरल लैंड अगर किसी म्युनिसिपैलिटी के अंडर है तो कितने एरिया कवर करता है वो, जिससे हम उसे अर्बन लैंड की कैटेगरी में डालेंगे। देखो अर्बन लैंड जो है ना, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब क्या है, जो कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, ओके, व्हिच इज नॉट ए रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, उसे हम बोलेंगे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड किसे बोलेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया। एग्रीकल्चरल लैंड जो कि रूरल एरिया में सिचुएटेड है उसे हम बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। और रूरल एरिया का मतलब क्या है, व्हिच इज नॉट एन अर्बन एरिया। रूरल एरिया का मतलब है कि जो अर्बन एरिया नहीं है वो रूरल एरिया है। और अर्बन एरिया का डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स में दे रखा है। अर्बन एरिया का मतलब कोई ऐसा एरिया जो कि कंटेनमेंट बोर्ड या फिर किसी म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड के अंडर आता है। एंड एज पर द लास्ट सेंसस जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन उस म्युनिसिपैलिटी का 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, सपोज ये कोई म्युनिसिपैलिटी एरिया है और इसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 लाख है, तो उस केस में क्या होगा, बाहर का जो 2 किलोमीटर का एरिया है ना, ये भी आपका क्या होगा, अर्बन एरिया में आ जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से अगर ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है एंड अप टू है 10 लाख, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया जो है वो आपका अर्बन एरिया में आ जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन आपका 10 लाख से भी ज्यादा है तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अर्बन एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो तीनों आंसर राइट आंसर लग रहा है। तो यहाँ पे जो ये होना चाहिए कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा नहीं होगा वो होना चाहिए और ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो आप 8 किलोमीटर ले सकते हो, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ओके, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है किसी भी लैंड को अर्बन लैंड बनने में वो कितना है, 8 किलोमीटर का। ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मोर अप्रोप्रिएट तभी होता है जब पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से अर्बन कितने किलोमीटर के बाहर रहने से वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा, रूरल की कैटेगरी में आएगा, तो वो ये ऑप्शन नंबर डी होता। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो है राइट आंसर 8 किलोमीटर, क्योंकि मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक म्युनिसिपैलिटी से मैक्सिमम 8 किलोमीटर तक अगर कोई लैंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड और अर्बन लैंड। ओके, चलो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सर क्या बोल रहा है, इफ ए कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय गिफ्ट और इनहेरिटेंस द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर द प्रीवियस ओनर is included, consider from the date of transfer, none of the above। इनमें से राइट आंसर सर कौन सा है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिला है, आपको कोई कैपिटल एसेट मिला है एज ए गिफ्ट और इनहेरिटेंस और विल में मिला है, इनहेरिटेंस में मिला है, गिफ्ट में मिला है, तो जो प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, प्रीवियस ओनर जिस दिन से खरीदा था और जिस दिन आपको उसने ट्रांसफर किया वो जो पीरियड है, क्या उसे हम इग्नोर कर लेंगे कैपिटल गेन कैलकुलेशन में, क्या सर उससे कंसीडर करेंगे, ठीक है, या फिर जब पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे क्या उसे इंक्लूड करेंगे या फिर इग्नोर कर लेंगे, या फिर कंसीडर जिस दिन से उसने ट्रांसफर किया उसी दिन से कंसीडर किया जाएगा, या फिर नॉन ऑफ द अबव, इसको बिल्कुल कुछ नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपको पता है वो है इंक्लूडेड। जब हम कोई भी कैपिटल गेन, कोई भी एसेट का कैपिटल गेन कैलकुलेशन करते हैं जो कि हमें मिला है बाय विल, बाय इनहेरिटेंस और बाय गिफ्ट, तो उस केस में प्रीवियस ओनर ने जितना भी पीरियड रखा था फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हमें उस पीरियड को कंसीडर करना है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ, इंडेक्सेशन बेनिफिट इनमें से कौन से केस में नहीं मिलेगा, देखो आज के टाइम पे 90% केस में जुलाई 2024 से 23 जुलाई 2024 से आपको 23 सितंबर 2024 से आपको 90% केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के केस में मिलेगा। लेकिन फिर भी पुराने क्वेश्चन के हिसाब से चला देख लेते हैं कि कौन से एसेट के ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन डिवेंचर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन बिल्डिंग। इनमें से राइट आंसर जो है कौन सा होगा सर, इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको कौन सी केस में नहीं मिलेगा, देखो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको बॉन्ड एंड डिवेंचर की केस में नहीं मिलता है।
इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको बॉन्ड एंड डिवेंचर की केस में नहीं मिलता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन बॉन्ड इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन डिवेंचर इसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज डैश। अगर बिजनेस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अगर बिजनेस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसके केस में उसका कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द सेल, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी कॉस्ट इनकर्डेड बाय द प्रीवियस ओनर, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है इंडेक्स कॉस्ट। सो आपको पता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होते हैं उनकी वैल्यू नील होता है, क्योंकि जिस आपकी गुडविल जिस दिन से बना उस दिन उसका वैल्यू जीरो ही था। आज के टाइम पे मैं अगर क्लासेस पढ़ा रहा हूं आपको, तो जिस दिन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मुझे कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो गुडविल है उस दिन क्या होगा, जीरो होगा। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो वैल्यू है वो क्या है, नील। ओके, कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन व्हिच कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन व्हिच consideration is received, transfer take place, सेल डीड इज रजिस्टर्ड, एग्रीमेंट इज एंटर। अच्छा, कैपिटल गेन सर कौन सी डेट में टैक्सेबल होगा या फिर कौन सी ईयर में टैक्सेबल होगा। तो अगर आप कैपिटल गेन के चार्जिंग सेक्शन देखोगे, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन व्हिच ट्रांसफर टुक प्लेस। क्या बोलता है सेक्शन 45, सेक्शन 45 आपका बोलता है एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन व्हिच ट्रांसफर टुक प्लेस। इसका मतलब जिस ईयर में सर ट्रांसफर होता है उसी ईयर में आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो यहां पे जो ऑप्शन बी है ट्रांसफर टेक प्लेस, दैट इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल फॉर। एग्जेम्पशन सेक्शन 54 के अंडर किसको मिलता है सर, कौन सी केस में मिलता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन रूरल लैंड। देखो सेक्शन 54 क्या बोलता है, कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशन है बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने पुराना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, आपकी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने सेल किया है और उसे सेल करने के बाद अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है और आपने क्या किया है, एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो कैपिटल गेन है, जो भी आप जितना पैसा आपने खरीदा उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 54 में। ओके, पुराना आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा, बदले में एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदा, सो सेक्शन 54 में आपको क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, सो यहां पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी, 54 ईसी में जो एग्जेम्पशन मिलता है इज अवेलेबल व्हेन कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आरईसी बॉन्ड्स, शेयर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, सेक्शन 54 ईसी क्या बोलता है कि आपने अगर कोई भी कैपिटल गेन, अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट बेचा है और बदले में आपने गवर्नमेंट के कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, गवर्नमेंट के कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है और बदले में आपने गवर्नमेंट के कुछ सिलेक्टेड बॉन्ड्स के ऊपर, एनएचआई हो गया, आरईसीएल हो गया, पीएफसीएल हो गया, इन कंपनीज के बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा वो 50 लाख का मिलेगा, जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, व्हिचएवर इज लोअर, बट दैट अमाउंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड अप टू 50 लाख रुपीज। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आरईसीएल बॉन्ड्स के ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, देखो, फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 द न्यू एसेट मस्ट बी परचेज विद इन। अगर आपने सेक्शन 54 में डिडक्शन आपको लेना है तो जो न्यू एसेट है, देखो सेक्शन 54 अभी मैंने बोला था, करना क्या है आपको, आपकी अगर लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो उसे सेल करना है, और जो भी कैपिटल गेन आता है उस कैपिटल गेन को यूटिलाइज करके आपको क्या करना है, एक नया घर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में लेना है। ठीक है, और ये जो घर है या तो आप खुद इसे बना सकते हो यानी कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे परचेज कर सकते हो। तो अगर परचेज करने की मैं बात करूं तो जिस दिन आपने बेचा, सपोज मैंने अपना घर बेचा
1 अक्टूबर 2024 में, तो इसके एक साल पहले 1 ईयर बिफोर मैं क्या कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ, या फिर इसके 2 ईयर्स आफ्टर में परचेज कर सकता हूँ, 2 ईयर्स आफ्टर, मतलब इस डेट से एक साल पहले 1 अक्टूबर 2023 इस डेट की जो पीरियड है इसके अंदर में परचेज कर सकता हूँ, या फिर 1 अक्टूबर 2026 इस डेट के अंदर अंदर में परचेज कर सकता हूं, ठीक है। सो 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। सो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर, ठीक है। अगर परचेज की केस में मैं देखूं, सो 1 ईयर आफ्टर और 2 ईयर बिफोर द 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ओके। अच्छा सर, अगर मैं कंस्ट्रक्ट करना चाहूं तो कंस्ट्रक्शन की केस में सर क्या होगा, अगर मैं कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं तो उस केस में मुझे 3 इयर्स का बेनिफिट मिलेगा, उस केस में मुझे 3 इयर्स का बेनिफिट मिलेगा, ओके। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग इज डीम्ड टू बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इफ इट इज एक्सीड्स द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन बाय डैश। अच्छा, आप लोगों का याद होगा कि एक सेक्शन है सेक्शन 50C, ओके। सेक्शन 50B इज फॉर स्लॉम सेल एंड सेक्शन 50C कैपिटल गेन का जो सेक्शन 50C है वो क्या बोलता है कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा है जो कि लैंड और बिल्डिंग है, अगर आपने लैंड और बिल्डिंग एज ए कैपिटल एसेट सेल किया है और आपका जो कंसिडरेशन है वो गवर्नमेंट की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे कम है, अगर आपने लैंड और बिल्डिंग बेचा है और आपकी सेल कंसिडरेशन आप शो कर रहे हो कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ये बोलता था कि भाई हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FOVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसीडर करेंगे। किसे कंसीडर करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को, ओके। लेकिन अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी कंसिडरेशन का, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी कंसिडरेशन का 110% से कम है, अगर मैं बोलूं SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 110% ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है, 110% ऑफ द कंसिडरेशन, देन उस केस में क्या होगा, आपकी जो कंसिडरेशन है, आपकी जो कंसिडरेशन है उसे ही कंसीडर किया जाएगा। अगर 10% से कम है तो उस केस में क्या होगा, अगर SDV 10% से ज्यादा है, आपकी कंसिडरेशन एंड आपकी कंसिडरेशन और उसका 10% मिला के अगर SDV उससे भी ज्यादा है तो SDV को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर SDV छोटा है आपकी कंसिडरेशन के 110% से, तो आपको जो कंसिडरेशन है उसी को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 10%। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं सर, इन केस ऑफ स्लॉम सेल कैपिटल गेन इज कंप्यूटेड। स्लॉम सेल की केस में हम कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। स्लॉम सेल की केस में आपको लेना है सेल कंसिडरेशन, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर क्या होता है स्लॉम सेल में, सेक्शन 50B आपको क्या बोलता है, स्लॉम सेल का टैक्सेशन। स्लॉम सेल क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपने बिजनेस को एज इट इज पूरा का पूरा बेच दिया है, अगर आपने बिजनेस का कोई यूनिट और पूरा का पूरा बिजनेस एट ए टाइम बेच दिया है, उसे हम बोलेंगे स्लॉम सेल। स्लॉम सेल की केस में फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा, FMB ऑफ द एसेट सोल्ड, FMB ऑफ द बिजनेस सोल्ड। जो भी बिजनेस आप बेच रहे हो ना उसका मार्केट वैल्यू आज का डेट में फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, राइट, उससे माइनस आपको करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे क्या होता है, नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। जो भी आप बिजनेस बेच रहे हो उसका नेट वर्थ कितना है। अब नेट वर्थ कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है। नेट वर्थ निकलने के लिए जो भी एसेट्स है, एसेट माइनस लायबिलिटीज कर लीजिए। एसेट्स में भी बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना है। जो भी नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है उन्हें बुक वैल्यू पे लेना है, जो उतने भी डेप्रिसिएबल एसेट है उन्हें WD पे लेना है, माइनस करना है लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेना है, आपका आ जाएगा नेटवर्थ। सो आपका जो राइट आंसर होगा सेल कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, सेल कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फॉर बोनस शेयर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टेकन एज डैश। बोनस शेयर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर क्या होता है, भाई बोनस शेयर आपको फ्री में मिलता है तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो नील होगा। बोनस शेयर के लिए आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नील होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द बेस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ इंडेक्सेशन। अब ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर इंडेक्सेशन बेनिफिट कैलकुलेशन करने के लिए बेस ईयर हम कौन सा लेते हैं। आप सबको पता है 2020, 2001 एंड 2, ठीक है, 2001 एंड 2 जो है उसे आप बेस ईयर लेते हो।
कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कंपल्सरी एक्वायर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ, अगर किसी लैंड का कंपल्सरीली एक्विजिशन हो जाता है तो कैपिटल गेन कौन सी ईयर में टैक्सेबल होगा? अगर कोई लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है तो कैपिटल गेन कौन सी ईयर में टैक्सेबल होगा? ऑप्शन ए ऑफ एक्विजिशन, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंपनसेशन, ऑप्शन सी ऑफ अवार्ड ऑफ द कंपनसेशन, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। ठीक है, 1 मिनट, आई हैव टू टेक अ कॉल। हेलो हेलो, नो। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस ईयर में आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, जिस ईयर में आपने कंपनसेशन रिसीव किया है उसी ईयर में ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर कवर अंडर सेक्शन 11A इज टैक्सेबल एट डैश रेट। अच्छा चलो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि लिस्टेड शेयर्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है अंडर सेक्शन 111A, तो उस केस में आपके ऊपर कितना रेट का टैक्सेबल होगा? देखो यहां पे मैं बोलूं 2 रेट हो सकता है। ओके, सो अगर जो आपका फाइनेंस एक्ट नंबर 2 आया है उसके हिसाब से आपका क्या है 20% है, तो अभी के रेट जो है वो 20% है, लेकिन इसके पहले जो रेट में बोलूं वो 15% का था। ठीक है, तो सर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसी डेट के बाद आपका आया है बिल, तो आपका क्या होगा? फाइनेंस नंबर 2 के हिसाब से 20% और फाइनेंस नंबर बिल 1 के हिसाब से जो है वो कितना होगा? 15%। ओके, सो ऑप्शन सी लिख लीजिए, राइट आंसर इज 20%। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर एक्सीडिंग 1 लाख अंडर सेक्शन 112A इज टैक्सेबल एट 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 15% विथ इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन, एग्जेम्प्टेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10% विदाउट इंडेक्सेशन। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A, इसमें 1 लाख माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचा उसके ऊपर टैक्स लगेगा एट ए रेट ऑफ 10%। ओके, सेक्शन 19 क्या बोल रहा है? सेक्शन 19 बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? सेक्शन 54F एग्जेम्पशन इज अवेलेबल। सेक्शन 54F में जो एग्जेम्पशन है वो किसके लिए अवेलेबल होगा? सेक्शन 54F एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सेक्शन 54A में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो किस लिए अवेलेबल होता है? अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कुछ भी आपने बेचा है, बदले में आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, तो ही आपको अवेलेबल होगा। तो इसीलिए राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। राइट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स फॉर द बेस ईयर 2001 एंड 2। अब ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेस ईयर 2001 एंड 2 के लिए जो इंडेक्स नंबर है वो कितना है? 100। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? देखो, ए रेसिडेंशियल हाउस परचेज ऑन 10th April 2008 इज सोल्ड ऑन 15th May 2024, द गेन विल बी ट्रीटेड एज डैश। ऑब्वियसली अगर आपने किसी भी एसेट को 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाएगा। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये तो पीरियड 24 मंथ का है, तो अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग 24 मंथ के बाद आपने खरीदा, 24 मंथ होल्ड किया, उसके बाद अगर सेल कर रहे हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उसके सेल में जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। अच्छा, जो अनलिस्टेड शेयर्स है उनके केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है? आपको पता होगा कि लिस्टेड शेयर के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो है 12 मंथ का। तो 12 मंथ से अगर ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म है, 12 मंथ से अगर कम पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो वो शॉर्ट टर्म एसेट है। लेकिन अनलिस्टेड शेयर के लिए टाइम लिमिट कितना है सर? 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। आप सबको पता है आंसर क्या होगा? 24 मंथ। अगर कोई अनलिस्टेड शेयर है, सिर्फ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शेयर्स की। ओके, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होता है, मतलब डिवेंचर होता, बॉन्ड होता, तो उस केस में 36 मंथ होता। लेकिन अगर अनलिस्टेड शेयर्स है तो उस केस में कितना होगा? 24 मंथ्स। 23 क्या बोल रहे हैं? तो ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर इरिवोकेबल ट्रस्ट इज डैश।
द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर एन इरिवोकेबल ट्रस्ट, अगर कोई इरिवोकेबल ट्रस्ट है उसके केस में अगर ट्रांसफर ट्रीट किया गया है तो क्या इसे ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा? ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, पार्टली ट्रांसफर, नॉन ऑफ द अबव। सेक्शन 47 के हिसाब से अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी इरिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर किया है तो उसे हम ट्रांसफर नहीं ट्रीट करेंगे अंडर कैपिटल गेन। तो एज पर सेक्शन 47 अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है अंडर इरिवोकेबल ट्रांसफर, देन ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ट्रीट नहीं किया जाएगा और इसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है व्हेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज फाइनेंस्ड बाय द बोरोड कैपिटल, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अलाउड फुल्ली, disallowed fully, allowed only to the extent capital gain invested, allowed only if the loan period is repaid within 3 years। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। देखो सेक्शन 54 में क्वेश्चन एक्चुअली में क्या पूछा है? व्हेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट इज फाइनेंस्ड बाय द बोरोड कैपिटल, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल, इज अलाउड, disallowed fully, allowed to the extent of capital gain invested, allowed only if the loan is repaid within 3 years। सर ये सेक्शन 54 का प्रोविजन क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आपको ये एप्लीकेबल है टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को एप्लीकेबल है। पुराना एसेट कौन सा बेचना चाहिए? लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी एसएससी अगर अपना लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा है तो ही उसे इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। बदले में खरीदना क्या चाहिए? न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो भी आपको एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा देखो, और ये जो न्यू एसेट आप खरीदोगे अगर आप परचेज कर रहे हो तो 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको परचेज करना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ कन्वर्सन, 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको क्या करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना चाहिए। एक स्कीम एप्लीकेबल होता है जिसका नाम है CGDA, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। आपको क्या करना है? जितने भी आपका कैपिटल गेन हुआ वो आपको किसी भी शेड्यूल बैंक में जाके ये जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करना है अंडर CGDA स्कीम। आपको एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और आप मतलब कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर, जितना आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपका जो एसेट है न्यू एसेट है उसका जो प्राइस है उसका जो कॉस्ट है, दोनों में से जो भी लोअर है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि आपने एक एसेट खरीदा, ठीक है, फाइनेंसिंग करके, मतलब लोन लेके आपने घर बनाया या फिर घर खरीदा, ठीक है, चाहे वो पार्टली हो या फिर फुल्ली हो, ओके। तो क्या आपको सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि आपने कैपिटल गेन तो यूटिलाइज किया ही नहीं ना। आपने तो लोन लेके घर खरीदा, आपने तो कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं लिया है, तो आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा जितना आपने कैपिटल गेन उस घर में डाला हुआ है, ठीक है। आपके कैपिटल गेन अगर 50 लाख का है, आपने 2 करोड़ का घर खरीदा है, तो आपको बेनिफिट कितने का मिलेगा? 50 लाख का ही मिलेगा, ठीक है। तो जितना आपने कैपिटल गेन डाला है उस घर में, उस एसेट को खरीदने में, उतने का ही आपको बेनिफिट मिलेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? इफ एन एसेसी सेल एन एसेट एंड री इन्वेस्ट द नेट सेल कंसिडरेशन इन रेसिडेंशियल हाउस, एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम अंडर सेक्शन डैश। अगर कोई एसेसी कोई भी एसेट को बेच देता है और उस एसेट को री इन्वेस्ट करता है किसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में, तो कौन सी सेक्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा? आप सबको पता है सेक्शन 54F इज द राइट आंसर। अब ये भी हम लोगों ने कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B इज अवेलेबल व्हेन एग्रीकल्चरल लैंड इज सोल्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ और एनी एसएससी, पार्टनरशिप फार्म, कंपनी। सेक्शन 54B क्या बोलता है कि अगर आपने एग्रीकल्चरल लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेचा है, बदले में आपने कहीं पे भी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा है और उस लैंड को, जिस लैंड को आपने बेचा है, उससे अगर आप एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 54B में। तो यहाँ पे जो ये एग्जेम्पशन या फिर सॉरी जो एग्जेम्पशन आपको मिलेगा वो किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट्स अंडर सेक्शन 54EC। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार सीएमए की एग्जाम में आता है। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर सेक्शन 54EC इज डैश। 54EC में आपको मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन मिलता है? अभी मैंने बोला था 50 लाख का बेनिफिट मिलता है। सो राइट आंसर इज 50 लाख।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, कैपिटल एसेट एक्वायर बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस इज ट्रांसफर बाय द एसेसी फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी। एक एसेसी ने कैपिटल एसेट बेचा जो कि उसे इनहेरिटेंस में मिला था। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस एसेट का क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इनहेरिटेंस, नील, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम द डेट ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रीवियस ओनर का जो भी कॉस्ट है सर उसका कॉस्ट उतना ही होगा। सो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं, वेयर ए डेप्रिसिएबल एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट इज सोल्ड। अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट है जो कि ब्लॉक ऑफ एसेट की पार्ट है उसे बेच दिया जाता है, कैपिटल गेन शैल बी ऑलवेज लॉन्ग टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म, आइदर लॉन्ग टर्म और आइदर शॉर्ट टर्म, एग्जेम्प्टेड। देखो आप सबको पता है कि अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट को आप बेचते हो तो उसके अंदर जो कैपिटल गेन होता है दैट विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, डेप्रिसिएबल एसेट को हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाता है और उसे बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा उसे हमेशा ट्रीट किया जाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो यहाँ पे ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल गेन इज। अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को आप कंपल्सरीली एक्वायर्ड करते हो तो उस केस में जो कैपिटल गेन आएगा उसका क्या होगा, एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, टैक्सेबल एज कैपिटल गेन, पार्टली एग्जेम्प्टेड। आप सबको पता है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं लिया जाता, उसे एक्सक्लूड किया गया है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से। ओके, सो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट, बट व्हाट अबाउट सर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को हम कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे और अगर उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो उस केस में क्या होगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए राइट शेयर। राइट शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर क्या होगा, राइट शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 31, अमाउंट पेड टू द कंपनी। जितना अमाउंट आपने एक्चुअली कंपनी को पेड किया है वही होगा आपका राइट शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट शेयर बेसिकली क्या होता है, राइट शेयर एक कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देता है कि क्या हम हमारी कंपनी में दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सपोज रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है, उससे पैसे चाहिए, वो आईपीओ ना लाके वो क्या कर सकता है, वो आईपीओ या फिर एफपीओ ना लाके वो अपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें एक ऑफर कर सकता है कि हम लोगों को इतना पैसा चाहिए, क्या आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और नॉर्मली थोड़ा सा जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसे डिस्काउंट में होता है, तो जितना पैसा आपने कंपनी को दिया है दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट रिसीव्ड ऑन राइट इशू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डैश। देखो अगर आपने किसी को राइट दिया है, इन केस ऑफ सेल ऑफ राइट्स इन एंटाइटलमेंट रिसीव्ड ऑन द राइट इशू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डैश। अब राइट इशू का मतलब क्या है, देखो अगर मैं रिलायंस का एक शेयर होल्डर हूं तो रिलायंस कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेंगे कि भाई हम राइट इशू लाना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और वो क्या करेंगे, हर एक शेयर होल्डर को उनके पास जितना भी शेयर है उसके बेसिस पे राइट्स प्रोवाइड करेंगे। सपोज मेरे पास 100 शेयर से मुझे 100 राइट्स मिला कि मैं अब रिलायंस का 100 शेयर नया शेयर खरीद सकता हूं, 100 राइट्स मुझे मिले। ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है ही नहीं उस राइट्स में उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, वो राइट्स को किसी और को बेच सकता हूं क्योंकि शेयर ऐसे ही सस्ता मिल रहा है। तो अगर मैं वो राइट्स किसी और को बेचता हूं तो उस राइट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सर, उस राइट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, नील होगा सर। क्यों, क्योंकि वो राइट्स मुझे फ्री में ही मिला था, तो जो भी राइट्स है उसकी वैल्यू कितना होगा, नील। सर जो राइट्स मुझसे खरीदा जिस पर्सन ने उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स का क्या होगा, जितना उसने कंपनी को पे किया है और जो भी उसने मुझे राइट्स के लिए पे किया है दोनों को मिला लो, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नील। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं, व्हेन एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट है वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, द कन्वर्जन इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। कन्वर्जन को हम लोग ट्रांसफर ट्रीट करेंगे, लेकिन कौन सी ईयर में सर करेंगे, व्हेन एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। व्हेन एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड द कन्वर्जन इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन, ऑप्शन ए द ईयर ऑफ द कन्वर्जन, ऑप्शन बी द ईयर ऑफ द सेल ऑफ द स्टॉक, ऑप्शन सी द ईयर ऑफ द असेसमेंट, नॉन ऑफ दिस।
सो राइट आंसर इज ईयर ऑफ द कन्वर्जन। जिस ईयर में आपने कन्वर्जन किया उसी ईयर में हम लोग ट्रांसफर ट्रीट कर लेंगे। लेकिन सर टैक्स किस ईयर में लगेगा? जिस ईयर में उस स्टॉक इन ट्रेड को आपने सेल किया, जिस ईयर में उस स्टॉक इन ट्रेड को आपने सेल किया उसी ईयर में आपको टैक्स देना है। राइट राइट सर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इज एप्लीकेबल व्हेन? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम CGDS स्कीम कब एप्लीकेबल होगा सर? द एसेट इज सोल्ड एंड कैपिटल गेन इज नॉट इन्वेस्टेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। द एसेट इज सोल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ। द एसेट इज ए कंपनी। द गेन इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। सो इसका जो राइट आंसर है वो है द एसेट इज सोल्ड एंड द कैपिटल गेन इज नॉट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। बहुत ही सिंपल सा चीज है। CGDS स्कीम जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 54 में, वो क्या होता है? सपोज मैंने कोई घर बेचा, ओके, मैंने कोई घर बेचा है, 2 करोड़ का प्रॉफिट आया है मेरा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि घर खरीदूं या फिर बनाऊं, और उतने में ही रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ गया। ठीक है, मैंने घर बेचा, रिटर्न फाइलिंग का टाइम जुलाई में आ गया। अरे भाई मैंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट बोलेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने CGDS स्कीम इन्वेस्टमेंट मतलब CGDS स्कीम निकाला है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, वो 2 करोड़ को पूरा का पूरा उस CGDS स्कीम में डाल सकते हो। और वो CGDS स्कीम का अगर आप लिंक दे दोगे, आप अकाउंट नंबर दे दोगे, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगा। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? सेक्शन 50C इज एप्लीकेबल टू सेल ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट, सेल ऑफ द शेयर्स, सेल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ द ज्वेलरी। सर सेक्शन 50C जो है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपका SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन से कम है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कवर करेंगे। वो कौन से एसेट के ऊपर एप्लीकेबल है? सो राइट आंसर इज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? एन इंडिविजुअल सोल्ड ए रेसिडेंशियल हाउस एंड परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 शैल बी नॉट अवेलेबल। देखो क्या बोल रहा है कि भाई एक इंडिविजुअल ने क्या किया, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा, बदले में 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में खरीद लिया, तो उससे सेक्शन 54 में क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज नो, नॉट अवेलेबल। सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी अवेलेबल फॉर ओनली 1 हाउस। सेक्शन सी बोल रहा है अवेलेबल फॉर बोथ हाउस वंस इन लाइफ टाइम। ओके, ऑप्शन डी बोल रहा है अवेलेबल फॉर बोथ हाउस ऑलवेज। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है, मैं बोलूं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेकिन इसमें भी कुछ पार्ट मिसिंग है। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, तो ही आपको क्या होगा, 2 हाउस का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये वंस इन ए लाइफ टाइम मिलेगा। सो ऑप्शन सी जो है वो है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? व्हेन एन एसएससी इज ए नॉन रेसिडेंट, इंडेक्सेशन बेनिफिट इज। अगर एसएससी नॉन रेसिडेंट है तो क्या उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा? नॉट अवेलेबल ऑन एनी कैपिटल एसेट, अवेलेबल ओनली ऑन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अवेलेबल ओनली ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, अवेलेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अवेलेबल ऑन ओनली अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहे हैं एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड फॉर नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज। अगर आपने कैपिटल एसेट का नेगोशिएशन किया था और उस टाइम पे एडवांस मनी आपने रिसीव किया था, और उसके बाद वो जो सेल है वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाया, सेल एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो एडवांस मनी अगर आपने फॉरफिटेड किया है तो उस केस में उसकी टैक्सेशन क्या होगा? टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन, रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है, देखो यहाँ पे 2 चीजें, अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले आपने रिसीव किया है तो आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगर आपने सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने मिस्टर राम को एक घर मतलब मेरा एक घर है जो कि मैं सेल करना चाहता था मिस्टर राम को। ओके, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। मिस्टर राम ने मुझे, घर का वैल्यू है 5 करोड़, मिस्टर राम ने मुझे 50 लाख का एडवांस दिया था। ठीक है, फिर मिस्टर राम को कुछ हुआ, वो इंसॉल्वेंट हो गए, उन्होंने अब क्या किया कि घर खरीदने से मना कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने क्या किया, वो एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया 50 लाख का। तो गवर्नमेंट ये बोला कि इसके ऊपर तो भाई आपको टैक्स देना है, लेकिन आप क्या करोगे? देखो ये जो एडवांस मनी है इसका 2 ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर मैंने बिफोर 1 अप्रैल 2014 रिसीव किया है तो ये क्या होगा, कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। जस्ट जिस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट था ना, उस टाइम पे उनका ये रूल था कि भाई अगर आपने एडवांस मनी रिसीव किया है और
अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से बिफोर इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से बिफोर इंडेक्सेशन आपको इसे माइनस करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले पहले आपने माइनस मतलब रिसीव किया है, फॉरफिट किया है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आपने माइनस किया है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सर ये जो दुगना वाला मतलब कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आप क्यों दे रहे हो, ये एक बुक में था ये क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने दे दिया है। सो सर हम क्या करेंगे, बेस्ट इज आप लिखोगे टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आज के टाइम पे वही चलता है। ओके, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे चलता था 1 अप्रैल 2014 के टाइम पे, राइट। तो इसीलिए दो आंसर हो सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको डेट मेंशन किया है तो आप ये डेट याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 2014 से पहले पहले अगर फॉरफिट हुआ है देन इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद रिसीव किया है आपने देन इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। राइट सर, चलो क्वेश्चन नंबर 40 सर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं, द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर इज डीम्ड टू बी एफएमबी इफ इट्स एक्सीड्स एक्चुअल कंसिडरेशन बाय मोर देन -%। ओके, क्या बोल रहा है देखो, द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, full value of consideration in case of unlisted shares deemed to be FMB if it is exceeds the actual consideration by more than -%, 10% होगा, ठीक है। 10% से अगर ज्यादा आप ये कर रहे हो, कंसिडरेशन से ज्यादा अगर आप रिसीव कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, उसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा। एफएमबी से अगर 10% ज्यादा हो रहा है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड 100% सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई होल्डिंग कंपनी एंड 100% सब्सिडरी कंपनी के बीच में ट्रांसफर हो रहा है एसेट, तो उस केस में क्या होगा सर, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्प्टेड इफ बोथ द कंपनीज आर इंडियन कंपनी, एग्जेम्प्टेड इन ऑल द केसेस, टैक्सेबल एट 10%। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 10%। अरे रिलायंस इंडस्ट्री एंड जियो दोनों के बीच में अगर कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो इसे हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही तो है ना। तो इसीलिए 100% सब्सिडरी कंपनी होना चाहिए, लेकिन एक चीज होना चाहिए जो कि ट्रांसफर ही है, जिससे एसेट मिल रहा है, ही मस्ट बी और दैट कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। तो जिससे आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफरर हो या फिर ट्रांसफर हो, दोनों इंडियन कंपनी होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये एग्जेम्प्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, व्हेन द शेयर्स आर हेल्ड इन अनलिस्टेड कंपनी इट इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट व्हेन द पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड्स। अभी हम लोगों ने बात किया था 24 मंथ का, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द अनलिस्टेड शेयर्स इन हैंड ऑफ नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी चार्जेबल टू टैक्स एट डैश रेट। अच्छा, अगर कोई नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है और उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के ऊपर, तब भी सर हम उसके ऊपर कितना टैक्स लगाएंगे सर, आंसर इज 10%। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, सेक्शन 54 कैपिटल गेन विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन इफ द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज हेल्ड फॉर। अगर सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन आपको कब मिलेगा, जब आपने हाउस प्रॉपर्टी को कितने साल रखा है, तो आंसर इज हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तभी आपको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा। और हाउस प्रॉपर्टी सर कब लॉन्ग टर्म होगा, जब आप उसे 24 मंथ और उससे ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करोगे। सो आंसर इज होल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर फॉलोइंग एसेट्स, इनमें से कौन सा पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ड्रॉइंग, ज्वेलरी, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आपकी मूवेबल पर्सनल एसेट में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आता ही नहीं है, ड्रॉइंग एंड ज्वेलरी इन दोनों भी कैपिटल एसेट में आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे हैं सर, बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का क्या होगा, देखो, नॉट टैक्सेबल एज इट इज एग्रीकल्चरल इनकम, नॉट टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन बट टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नॉट टैक्सेबल as rural agricultural land is not considered as capital asset, taxable if it is compulsorily acquired. So answer is नॉर्मली कैपिटल गेन में तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन आईएफएस में टैक्सेबल होगा, क्योंकि कोई भी इनकम जो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड नहीं है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स अंडर दैट आईएफएस। ओके, सो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल एसेट में नहीं आता है, लेकिन आईएफएस में बिल्कुल टैक्सेबल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट इज नील एक्सेप्ट गुडविल, रूट परमिट,
बोनस शेयर एक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2001 एंड लूम आवर्स। देखो जितने भी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है उनकी जो वैल्यू है वो नील लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि है बोनस शेयर। और बोनस शेयर का वैल्यू, अगर बोनस शेयर इशू किया गया है 1 अप्रैल 2001 से पहले पहले, तो उसका जो वैल्यू लिया जाएगा वो लिया जाएगा FMB एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही सिंपल है। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम शैल बी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इस सब के अंडर जो इस सब शेयर्स होते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? ऑप्शन है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ ऑफर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन, फेयर प्राइस एट व्हिच इट इज ऑफर टू द एम्प्लॉय। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। क्योंकि सैलरी में सर क्या टैक्सेबल होता है? देखो बहुत ही सिंपल है, सैलरी में परकुजेट में जब आपको स्टॉक मिलता है किसी एम्प्लॉय को, सैलरी में क्या टैक्सेबल होता है? एक्सरसाइज डेट में जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू FMB ऑफ द शेयर आज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज माइनस करते हो आप एम्प्लॉय से जो भी पैसा आपने रिकवर किया है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होगा वो कौन सा होगा? FMB ऑफ द स्टॉक आज ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अभी हमने बात किया था टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा, क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट में आता है, तो इट्स फुल्ली टैक्सेबल। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? वेयर द एंटायर ब्लॉक ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट इज ट्रांसफर आफ्टर 36 मंथ देयर विल बी डैश। अगर आपने पूरा का पूरा ब्लॉक आप एसेट बेच दिया है, तो उस केस में एंटायर ब्लॉक बेच दिया है आफ्टर होल्डिंग इट फॉर 36 मंथ, आपने 36 मंथ तक ब्लॉक को होल्ड किया, जितने भी एसेट्स थे उसके बाद बेचा है, तो क्या होगा सर? 36 मंथ के बाद बेच रहे हो तो भी क्या होगा सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और जो भी बेचोगे जो भी प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये होगा सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F शैल नॉट बी अलाउड इफ द असेसी ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर ओन a residential house property, a residential house which is let out, a house which is self occupied, more than one residential house property. So answer is more than one residential house property. अगर आपने इंडिया में मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रखा है तो आपको सेक्शन 54A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे कैपिटल गेन के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। होपफुली आपको ये जो सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूँ, वहाँ पे जाकर आप ये क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार लाइक कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और भी एग्जाम के बहुत सारे प्रिपरेशन हम लोग करने वाले। आपके एग्जाम अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि एक टर्म जो है, एक टर्म आपकी कैरियर में बहुत इंपैक्ट लाने वाला है। सो एवरी टर्म इज इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड कीप स्टडिंग। ओके, हम मिलते हैं, टाटा बाय बाय।